कि इस चुनाव में अलग करंट है। जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद समर्थन प्राप्त हो रहा है, हमें लग गया था कि अभी एक कार्यक्रम नहीं, अभी कई कार्यक्रम करना होगा, तब भी लोग इंतजार करें। और साथियों, हमको धन्यवाद देते हैं अहमदाबाद के लोगों को। एक दिन में 7 घंटा देरी से पहुंचा था कार्यक्रम। 7 घंटा देरी के बावजूद लोगों ने एकत्रित होकर के हमारी बातों को सुनने का काम किया और विश्वास भी दिलाया कि आने वाले समय में जब 1 तारीख का दिन आएगा तो 1 तारीख का इंतजार हम लोग बड़े बेसब्री से कर रहे हैं। 1 तारीख का दिन आएगा तो आप अरविंद राजभर भी जाइए, 1 तारीख के दिन चुनाव निशान छड़ी का हम बटन दबेगा। ये हम आपको पूरा विश्वास करेगा। ये चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। विषय यहां पर आकर के खड़ा होता है कि जब वोट का समय आता है तो विकासवाद पर चर्चा चालू हो जाता है। जब वोट का समय आता है तो बहुत सारे लोग आकर के क्षेत्र में तमाम तरह की बातें करना चालू करते हैं। साथियों, इस विकासवादी सोच को आगे लाने के लिए सबसे पहले आदर्शवादी में नितांत आवश्यक है। और जो आदर्शवादी विचारधारा है, ये कहीं से गढ़ करके नहीं आता है। ये आदर्शवादी विचारधारा पूर्व में किए हुए लोगों के कार्य जो समाज हित में अच्छे हों, जो क्षेत्र का कल्याण करता हो, ऐसे ही तमाम लोगों के आदर्श को मान करके हम जैसे लोग उनके पद चिन्ह को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इसीलिए चुनाव में आकर के बार बार अनुरोध करने का प्रयास भी करते हैं। अभी अभी हमारे एक मित्र में पूर्व के लोकसभा के सांसद रहे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की बातों को उन्होंने चर्चा की। इसी विधानसभा में हमारे उमेश पांडे जी बैठे हुए हैं। हम जब गांव में जा रहे हैं इस मधुबन विधानसभा के, तो कई जगह बोर्ड दिख रहे हैं। अभी सुबह सुबह जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो पत्रकार साथियों ने कहा कि जो काम यहां पर पूर्व की सरकारों ने कर दिया है वो काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी पानी पीट रही थी क्या विगत 10 सालों से? 7.5 साल से योगी जी की सरकार है। मैं इसका गवाह हूं साथियों, ये क्षेत्र हमसे छूटा नहीं है। मऊ का एक गांव, मुझे एक गली याद है, एक रास्ता याद है। आज से नहीं साथियों, 2009 से मैं इस मऊ जनपद के कोने कोने में भ्रमण करके स्वयं भारतीय समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। 2009 से ही लगातार इस मऊ जनपद में जहां जहां हमको सूचना मिली वहां वहां जाकर के लोगों से बातचीत भी किया, लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। चाहे जहां सूचना मिल गया वहां जाकर के गरीबों के पक्ष में लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, चुनाव का वक्त चल रहा है, चुनाव में बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन आप हमें मतदान क्यों करेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जरूर हमको आप सुने होंगे। और जब सुने होंगे तो ये भी सोचे होंगे कि भाई इसकी बात तो सही है, लेकिन ये बातें सार्थक कैसे होंगी? और ये सार्थक तभी हो पाएंगी जब अवसर प्रदान होगा। और जो अवसर आएगा उस अवसर में जो मेरा लक्ष्य है कि इस घोसी लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारे प्लान है, जो हमारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं कहीं न कहीं गांव तक उतरना चाहिए। विगत 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और 7 सालों से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। साथियों, विगत 10 सालों से जो लगातार काम इस देश की उन्नति और देश की तरक्की के लिए माननीय मोदी जी करते चले आए हैं। मेरा मानना यह है कि आने वाले समयों में अगर आप सबका साथ मिला और ऐसे ही आप लोग एकजुटता का परिचय दिए तो वह दिन दूर नहीं होगा साथियों कि जिस देश को लोग गरीब देश कहते थे, यही देश 2047 तक विकसित भारत देश बनकर के दिखाएगा। साथियों, ये कहीं न कहीं सत्यता के आधार पर मैं कहना चाहता हूं। आखिर ये विकसित भारत का संकल्प पूरा कैसे होगा? ये विकसित भारत की जो योजना है वो लागू कैसे होंगी? आप अपने घोसी लोकसभा के एक लोकसभा में जाइए, आप जाकर के देखेंगे कि घोसी लोकसभा के अलावा अन्य लोकसभा का जो विकास का मानक है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास आगे बढ़ा है। लेकिन इसी घोसी की बात करें, प्रदेश की योजनाएं तो इस क्षेत्र में है, प्रदेश के कार्य भी दिखते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन जब देश की बात आती है, देश की योजनाओं की बात आती है, तो कहीं न कहीं हमारा क्षेत्र वंचित हो जाता है। साथियों,
मुख्य रास्तों का निर्माण चालू हो, लेकिन मुख्य रास्तों के साथ साथ वो गांव का रास्ता कैसे बनेगा? वो गांव का रास्ता अगर बन भी जाता है तो उस गांव के रास्ते से कनेक्ट जो पगडंडी है उसका निर्माण कैसे होगा? अगर निर्माण भी हो गया है गांव में तो उस रास्ते के बगल में जो जाम नाली पड़ी हुई है जिसमें गंदे पानी पड़े हुए हैं उसका इंतजाम कैसे होगा? जब आप कहते हैं कि हमें सरकार 24 घंटा बिजली दे, जब सरकार प्रयास करती है कि हम 24 घंटा बिजली का प्रवाह देते रहें लोगों को, तो जैसे 24 घंटा बिजली का मानक पूरा करने के लिए जब सरकार उसके प्रति सचेत होती है, सतर्क होती है और जनता को जब 24 घंटा बिजली देने का कार्य करती है तो पता चलता है कि इसी जनता से आवाज आता है कि हमारा तो बिजली बिल बहुत ज्यादा आ गया है। यहाँ इतने लोग हैं, एक बात छोटी सी बात हमें पूछना है, ये बताइए बिजली के बिल से कितने लोग परेशान है? यहाँ पर जरा हाथ उठाएंगे क्या? बिजली के बिल से कितने लोग परेशान है? मैं भी हाथ उठाता हूं इसलिए कि मैं भी परेशान हूं। इसलिए परेशान हूं क्योंकि ये बिजली के बिल पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके निचले स्तर के कर्मचारी और अधिकारी भेजने का काम करते हैं गरीबों पर, लड़ाई इसी बात की है कि 24 घंटा बिजली तो देंगे, लेकिन ये बिजली बिल की धनुकाई जो निचले स्तर के अधिकारियों के द्वारा जो की जा रही है इसका भी बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। साथियों, मुझे याद है 4 अक्टूबर 2023 को माननीय योगी जी से मुलाकात हमारी हुई थी और 10 अक्टूबर 2023 को माननीय योगी जी ने एक आदेश जारी किया था। वो आदेश क्या था कि जितने लोगों का बिजली बिल आया हुआ है वो चाहे जितना आया हुआ हो, उस बिजली बिल पर जो ब्याज लगाया गया है वो ब्याज 10 अक्टूबर के आदेश से लेकर के 14 जनवरी तक वो आदेश था और 10 अक्टूबर को आदेश आया कि बिजली बिल पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके गरीबों तक बिजली बिल भेजा जा रहा है इनका 100% ब्याज दर माफ किया जाए और जितना यूनिट खर्च हुआ है उतना ही इनको बिजली बिल जमा करने का निर्देश जारी किया जाए। साथियों, जब इस चीज का आदेश 10 तारीख को हुआ, हम सब लोगों ने जो भी प्रचार के साधन थे उसका इस्तेमाल करते हुए गांव गांव में चौपाल लगाना चालू किया। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मीडिया में बड़ी बड़ी कार्यक्रम करके हम लोगों ने कहना चालू किया और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ भी लिया। 10 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक ये योजना बनी 100% की, लेकिन 18 तारीख को फिर हमारी मुलाकात होती है और 22 नवंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर आदेश जारी किया कि 100% नहीं, अब 80% हम बिजली का बिल का जो ब्याज था उसको माफ करेंगे, जिससे कि गरीबों का जो बोझ है वो हल्का हो सके। इन काम को साथी कराने का काम करें। अभी भी परेशानी है और हमारी इच्छा भी है कि अगर हमारी सरकार में देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस देश में आपके वोट से सरकार बनती है। साथियों, दिल्ली में हम भी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष कहना चाहते हैं कि अगर देश में पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सबका कर्जा माफ कर सकती है सभी पूंजीपतियों का, तो आने वाले समयों में जितना गरीबों का बिजली बिल बकाया है ये सारा बिजली बिल माफ कर दिया जाए ताकि गरीब के सर से उसका बोझ कम हो जाए। आवश्यकता इस बात की है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना कहीं न कहीं गांव तक पहुंचाने का काम सरकार के संसाधन के द्वारा किया जा रहा है। अभी मैं गांव में गया हुआ था, एक विधवा महिला थी, उसने जब हमसे अपनी समस्या का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भैया हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में 6 लोग नहीं हैं, इसलिए हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। हमने विधवा महिला से कहा कि 1 महीने का इंतजार करिए, आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था बनाया जाएगा, अगर परिवार में एक ही व्यक्ति रहेगा तो उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा ताकि उसको 5 लाख रुपए का इलाज महसूस मिल सके। साथियों, इस प्रकार की योजना हम सब लोगों ने बनाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आखिर इनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए? साथियों, हम लोगों ने योजना बनाया है। ये जो गरीब के, मजदूर के, कमजोर के, जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों ने योजना बनाया है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया है और उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में इस विद्यालय को खोल करके ट्रायल किया गया है और ट्रायल के दरमियान पाया गया कि जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड, जिनका श्रम कार्ड बना हुआ है, ऐसे लोगों के बेटे साथियों अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा है
क्योंकि जनपद बस्ती में हमारे ससुर जी की पोस्टिंग खुद है। जब मैं वहां पर जाता हूं तो जाकर के देखता हूं तो मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है कि एक मजदूर का बेटा भी स्कूल में पढ़ने का काम कर रहा है और उसको पढ़ाने का काम IAS और IPS करने का काम कर रहे हैं। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था मोदी जी ने देने का कार्य किया। हमारे बीच में हम सबके नेता, हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय शिवम प्रकाश राजभर जी का आगमन हो गया है, जैसा कि आप भी सुन भी रहे हैं। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि जो जहां बैठे हैं वही अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, मंच पर भी और नीचे भी।